नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय समूचे राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए आगे टाल दिया जाए। ऐसी जानकारी विभागीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े सूत्रों द्वारा दी गई है। विगत कुछ दिनों से राज्य के शालेय शिक्षा विभाग तथा राज्य शिक्षा मंडल द्वारा हर स्तर पर कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने के संदर्भ में समीक्षा की जा रही है और शनिवार की दोपहर इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए मुलतवी किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। गत रोज नागपुर के वाड़ी परिसर स्थित वेल ट्रीट हॉस्पिटल में आग लग जाने की वजह से इस अस्पताल में भर्ती 4 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं इससे पहले बीते दिनों मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित मॉल में चलाए जा रहे निजी कोविड अस्पताल में भी आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब सभी सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों की सुरक्षा और अग्नि प्रतिरोधक प्रबंधों को लेकर एक बार फिर जबरदस्त चिंता व्यक्त की जा रही है। साथ ही जगह जगह खोले गए निजी कोविड अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान उपस्थित किया जा रहा है। इन तमाम घटनाओं के बीच अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि अमरावती शहर से जिले में खोले गए सभी कोविड अस्पतालों का फायर ऑडिट पहले ही कराया जा चुका है और अब एक बार फिर सभी अस्पतालों में उपलब्ध अग्निरोधी प्रबंधों की जांच की जाएगी। जिलाधीश शैलेश नवाल के मुताबिक सरकारी एवं निजी कोविड अस्पतालों में आने व जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाने के निर्देश इसके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। साथ ही जिला व मनपा प्रशासन द्वारा समय समय पर सभी कोविड अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंधों एवं आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अमरावती जिले में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति होने अथवा ऐसी कोई घटना घटने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी किसी भी संभावित स्थिति को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय राज्य की उपराजधानी का दर्जा प्राप्त नागपुर जिले में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति काफी विस्फोटक हो चली है और रोजाना हजारों की संख्या में कोविड संक्रमित मरीज नागपुर में पाए जा रहे हैं। ऐसे में नागपुर के कोविड अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड उपलब्ध नहीं है। साथ ही नागपुर में काफी हद तक कृत्रिम ऑक्सीजन की किल्लत भी महसूस की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे द्वारा नागपुर के कुछ कोविड संक्रमित मरीजों को अमरावती के सरकारी कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है और अब तक करीब 49 कोविड संक्रमित मरीज नागपुर से अमरावती शिफ्ट किए जा चुके हैं। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है और सरकारी कोविड अस्पतालों व हेल्थ केयर सेंटरों में बड़े पैमाने पर बेड रिक्त पड़े हैं। अतः दोनों जिलों के स्वास्थ्य महकमों द्वारा मानवीय आधार पर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब तक 2 चरणों में नागपुर से करीब 49 मरीजों को अमरावती के कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर नागपुर के कुछ और मरीजों को भी अमरावती शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अमरावती में यहाँ के स्थानीय मरीजों हेतु कोविड अस्पतालों में बेड कम नहीं पड़ने दिए जाएंगे और स्थानीय मरीजों हेतु आवश्यक संख्या में बेड आरक्षित रखे गए हैं। अतः नागपुर के मरीजों को अमरावती लाए जाने की वजह से अमरावती निवासियों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों हेतु RT-PCR टेस्ट को ही अनिवार्य करने वाले अव्यवहारिक व संभ्रमात्मक आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार ने एक कदम पीछे लिया है और अब RT-PCR टेस्ट के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट का पर्याय भी दिया गया है, जिस पर शनिवार 10 अप्रैल से अमल करना शुरू किया गया है। इस समय अमरावती जिले में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित की जाने वाली कोविशील्ड नामक कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं भारत बायोटेक द्वारा उत्पादित कोवैक्सीन की करीब 12 से 13 हजार डोज उपलब्ध है। ऐसे में फिलहाल कई निजी व सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन लगाने का काम रोक दिया गया है। वहीं जिला सामान्य अस्पताल के अख्तियार में आने वाले इरविन तथा बडनेरा स्थित टीकाकरण केंद्र में कोवैक्सीन का टीका लगाए जाने का काम किया जा रहा है। जिला एवं स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से लगातार संपर्क जारी रखते हुए कोविशील्ड व कोवैक्सीन के अतिरिक्त डोज की मांग की जा रही है। शनिवार तथा रविवार के कड़े लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू के दौरान एपीएमसी की होलसेल सब्जी मंडी व फल मंडी खुली रहेगी अथवा नहीं, इसे लेकर विगत 1-2 दिनों से जबरदस्त संभ्रम देखा जा रहा था। साथ ही मंडी प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉकडाउन पर थोक सब्जी व फल मंडी बंद रखने का आह्वान भी किया गया था, जिसे पूरी तरह से गलत बताते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन में भी जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तुओं व सेवाओं के लिए छूट दी गई है। ऐसे में शनिवार व रविवार को भी होलसेल व फुटकर सब्जी व फल मंडी अपने निर्धारित समय पर खुले रह सकते हैं।
विगत 2-3 दिनों से अमरावती जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर जबरदस्त हायतौबा मची हुई है। इस बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि जहां एक और सरकारी कोविड अस्पताल में रेमडेसिविर के 9000 यूनिट उपलब्ध हैं, वहीं निजी कोविड अस्पतालों में इसकी किल्लत है। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल से जानकारी हेतु संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग केवल गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों पर ही किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस इंजेक्शन का प्रयोग बड़े धड़ल्ले के साथ सभी कोविड संक्रमित मरीजों पर किया जा रहा था। साथ ही सारी संक्रमित मरीजों पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग किए जाने की खबरें सामने आई थी। ऐसे में अब सभी निजी अस्पतालों को जिला प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण के तहत रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस समय अमरावती के सरकारी कोविड अस्पताल से पीडीएमसी अस्पताल के जरिए निजी कोविड अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत रोजाना 125 से 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए जा रहे हैं, जिसके लिए निजी अस्पतालों से बाकायदा रेमडेसिविर इंजेक्शनों की सरकारी कीमत ली जा रही है। साथ ही सभी निजी कोविड अस्पतालों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बेहद जरूरी रहने पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज मरीजों को लगाएं और इसका दुरुपयोग व बेवजह प्रयोग करने से बचें। वहीं यह भी पता चला है कि अमरावती के कई दवा विक्रेताओं द्वारा अन्य जिलों के अस्पतालों व दवा विक्रेताओं को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल का कहना रहा कि अन्य जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत रहने की स्थिति में अन्न व औषधि आपूर्ति प्रशासन की देखरेख में एक जिले से दूसरे जिले में अस्पतालों व दवा विक्रेताओं को जीवनावश्यक दवाइयों की आपूर्ति की जा सकती है। अमरावती के जिला महिला अस्पताल में 200 बेड के अतिरिक्त अस्पताल के निर्माण हेतु राज्य के सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की ओर से 6 करोड़ 86 लाख रुपए का निधि वितरित किया गया, जिससे इस अस्पताल का काम जल्द ही शुरू होगा। ऐसी जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी है। शहर के प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी परिसर में मनपा द्वारा पूरी तरह से निर्माण की गई अस्पताल की इमारत लंबे समय से बंद अवस्था में निरुपयोगी पड़ी हुई है। ऐसे में इस इमारत में स्थानीय परिसर वासियों हेतु प्राथमिक अस्पताल व 100 बेड का सूतिका गृह शुरू करते हुए क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विगत लंबे समय से सरकार के समक्ष प्रयास किए जा रहे थे और राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से 5 करोड़ रुपए की निधि मांगी गई थी। विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयासों के चलते पहले चरण में 1 करोड़ 61 लाख रुपए की निधि अमरावती मनपा को इस अस्पताल व सूतिका गृह के लिए प्राप्त हुई है। इस हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के 5 जिलों में कोविड संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने हेतु यहां पहुंची केंद्रीय टीम और 2 दिन अमरावती में ही रहेगी। ऐसी जानकारी बेहद विश्वसनीय सूत्रों द्वारा पता चली है। साथ ही यह भी पता चला है कि इस केंद्रीय पथक द्वारा जिले व संभाग के हालात का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट के जरिए की जाने वाली सिफारिश के आधार पर ही लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा कोई फैसला किया जाएगा। विगत 8 अप्रैल को अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति तथा हालात को नियंत्रित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य पथक का दल 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचा है। इस पथक में शामिल एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप राय व डॉक्टर अमितेश गुप्ता ने गुरुवार को अमरावती पहुंचने के बाद सुपर कोविड अस्पताल का मुआयना किया। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में राजस्व व स्वास्थ्य महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही केंद्रीय पथक द्वारा इस 2 दिवसीय दौरे के तहत जिले के सभी निजी व कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटरों व कोविड केयर सेंटरों का भी मुआयना किया गया और संभाग के अन्य 4 जिलों का भी कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने हेतु दौरा किया। पता चला है कि 2 दिवसीय दौरे पर आए इस केंद्रीय पथक ने यहाँ पर और 2 दिन रुकने का निर्णय लिया है, ताकि अमरावती संभाग के 5 जिलों के हालात की गहन समीक्षा करते हुए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जा सके। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार द्वारा लॉकडाउन जारी रखने या इसमें किसी तरह की कोई छूट या शिथिलता देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस समय राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक कड़ा लॉकडाउन लागू करने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू का पालन करने की बात कही गई है, किंतु इस जनता कर्फ्यू के पहले ही दिन शनिवार 10 अप्रैल को शहर में जगह जगह लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन होता नजर आया। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर नागरिकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ थी और इक्का दुक्का दुकानें भी शुरू थी। इन दुकानों में ग्राहकों की मौजूदगी भी अच्छी खासी रही। ऐसे में इसे देखकर यह सहज ही सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर शहर में लॉकडाउन कहाँ है। नागपुर के डोंगरगांव स्थित गायकवाड़ पाटिल कोविडालय नामक कोविड केयर सेंटर में एक कोविड संक्रमित महिला जीवित रहने के बावजूद उसके रिश्तेदारों के हाथ में उस महिला का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के साथ ही उन्हें किसी अन्य मरीज का पार्थिव दिए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। यह मामला पूरी तरह समझ में आने के बाद संतप्त हुए महिला मरीज के रिश्तेदारों ने हिंगना पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी दर्शाई। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों यवतमाल जिले में भी उजागर हुआ था। इस समय कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए समूचे राज्य में आगामी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित व लागू किया गया है। ऐसे में सभी जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर
अन्य सभी तरह के व्यापार व्यवसाय बंद हैं, जिसकी वजह से सभी क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है और कामकाज बंद रहने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों व अस्थायी कर्मचारियों के पास इस समय कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में शहरों में रहकर बेरोजगारी व भुखमरी का सामना करने के बजाय लोग बाग एक बार फिर अपने पैतृक गांवों की राह पकड़ रहे हैं और जो भी साधन उपलब्ध है उसके जरिए अपने गांव लौटना चाह रहे हैं। शनिवार 10 अप्रैल को भी जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर रही, बल्कि इसमें कुछ इजाफा देखा गया। शनिवार को जिले में 398 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,923 पर जा पहुंची। वहीं शनिवार को 24 घंटे के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 705 पर जा पहुंची है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 336 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 48,073 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,145 है, जिसमें से 1,013 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 586 व ग्रामीण क्षेत्र में 1,546 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के लिहाज से चिंता वाली बात यह है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन के तहत रखे गए असिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या 3 गुना अधिक है। इस समय अमरावती संभाग के विभिन्न जिलों में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है, जिसमें सर्वाधिक विस्फोटक हालात बुल्ढाना जिले में है, जहां रोजाना 500 से 600 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं अब वाशिम जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार कई गुना अधिक तेज हो गई है। वाशिम में पहले मरीजों की संख्या 2 गुना होने में 233 दिनों का समय लग रहा था, वहीं अब डबलिंग रेट घटकर 42 दिनों पर आ गया है। इसे वाशिम जिले के लिहाज से बेहद चिंताजनक स्थिति कहा जा सकता है। शनिवार को वाशिम जिले में 196 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और 3 मरीजों की मौत हुई। वाशिम में इस समय तक कुल 18,200 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। साथ ही बुल्ढाना जिले में शनिवार को 619 मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 4 मरीजों की मौत हुई। बुल्ढाना जिले में आए दिन 600 से 700 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना आम बात हो गई है और रोजाना 3 से 4 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। ऐसे में बुल्ढाना जिले को इस समय समूचे संभाग में सर्वाधिक हॉटस्पॉट वाला इलाका कहा जा सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार राज्य में बढ़ रहे कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना मरीजों की मदद करने के लिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इन दोनों महामानवों की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करने हेतु 14 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी के राजकमल चौक स्थित कार्यालय में सुबह 9 से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित किया गया है। महाराष्ट्रातल्या जनतेला कोरोनाच्या या महामारीमध्ये रक्त पुरवठाची आवश्यकता पडते। रक्त संकलन होण्याची प्रक्रिया ही कमी प्रमाणात आहे। आपल्या अमरावतीमध्ये व्यवस्थित आहे, पण तरीसुद्धा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं 14 एप्रिलला सकाळी 9 वाजतापासून ते 1 वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेलं आहे। सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी काँग्रेस कमिटी राजकमल चौक या ठिकाणी उपस्थित राहावं असं आवाहन शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत आणि मी सुद्धा सगळ्यांना केलं आहे। आपण सगळे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। 14 एप्रिलला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंची जयंती उद्या 11 एप्रिलला आहे। या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी या देशाला दिशा दिलेली आहे, म्हणून त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी जे आम्हाला मानवतेचा जो मार्ग दाखवला, त्यांच्या जयंतीनिमित्त शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे मोठं भव्य आयोजन ब्लड डोनेशन कॅम्पचं शहर काँग्रेस कमिटीमध्ये 14 एप्रिलला आम्ही आयोजित केली आहे। सकाळी 9 ते 1 वाजेपर्यंत मी सगळ्या लोकांना विनंती करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी ब्लड डोनेशन करून एक तर समाजकार्य आणि दुसरं महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजलीसुद्धा वाहण्याचं काम सगळ्यांनी करावं। मोर्ची बरूड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने किसानों के लिए लाभकारी कोल्हापुरी बांध का काम तुरंत शुरू किए जाने की मांग करते हुए कहा कि पूर्वगवान कोल्हापुर बांध से सैकड़ों हेक्टेयर खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही विधायक देवेंद्र भुयार ने यह मांग भी की है कि 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन दी जाए। उन्होंने इस आशय का पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है।
केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा राजकमल चौक पर प्रदर्शन करते हुए निषेध व्यक्त किया गया और कहा गया कि वर्तमान की परिस्थिति में संपूर्ण देश व राज्य में कोविड महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। इस विकट हालात में भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सूझ रही है और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की समुचित मात्रा में आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से राज्य में कोविड टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। भाजप सरकारचा निषेध असो, भाजप सरकारचा निषेध असो, काँग्रेस पक्षाचा निषेध असो, काँग्रेस पक्षाचा निषेध असो, भाजप हटाओ, देश बचाओ। या ठिकाणी महाराष्ट्राला व्हॅक्सिन मिळाली पाहिजे ही महाराष्ट्रातल्या जनतेची खऱ्या अर्थानं मागणी आहे आणि त्यासाठी या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं निदर्शने करण्यात आली। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोळे यांच्या आदेशान्वये आज आम्ही इथं निदर्शने केलेले आहे। त्याच्या मागचं कारण असं आहे की आज अर्ध्या महाराष्ट्रामध्ये जे कोरोनाची लस आहे ते संपलेली आहे। मी आत्ताच आपल्या सिव्हिल सर्जन साहेबासोबत बोललो, अमरावतीमध्ये उद्या 12 वाजेपर्यंत पुरणार एवढीच लस आहे। म्हणजे BJPचे जे केंद्र शासन आहे एवढ्या खालच्या स्तरावर उतरले आहे की ज्या महाराष्ट्रामध्ये 12.5 लाख कोटी लोकसंख्या आहे त्यांना तुम्ही ज्या गुजरातमध्ये 6.5 कोटी आहे गुजरातच्या बरोबरीची लस आपल्याला दिलेली आहे। तसं पाहिलं तर त्यांनी गुजरातपेक्षा डबल आपल्याला लस द्यायला पाहिजे होती, पण इथं महाविकास आघाडीचं सरकार आहे म्हणून या पद्धतीचं त्यांचं वागणं आहे। म्हणून आज आम्ही त्या केंद्र शासनाचा आणि मोदी शासनाचा विरोध करण्यासाठी इथं निदर्शन केलेले आहे। जिले की चांदूर बाजार निवासी मनीषा गेडाम के हत्यारोपी सागर गुंडाओं को समय समय पर मदद करने वाली चांदूर बाजार पुलिस को भी इस हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने की मांग का निवेदन मनीषा के पिता बापूराव गेडाम समेत अम्बेडकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। साथ ही एक पत्रकार परिषद में दावा किया गया है कि चांदूर बाजार थाने में दर्ज शिकायत पर यदि पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई की जाती तो इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ही सागर गिरफ्तार हो जाता और मनीषा की जान बच जाती। एक तरफी प्रेम की वजह से सागर गुंडव ये व्यक्ति ने मर्डर किया और इस वास्ते ये यानी कि इस मर्डर में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिकाएं जैसा कि पुलिस वाले हैं, चांदूर बाजार के पुलिस वाले हैं, वहाँ के जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, ये सब लोगों ने वो जो आरोपी है ये आरोपी को कोऑपरेशन किया, सहकार्य किया और पुलिस ने हमने हर बार वहाँ पे चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। वो डेढ़ महीना के करीब वो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद FIR दर्ज होने के बाद वो फरार था और वो चांदूर बाजार में ही था और हमने बार बार पुलिस को बोलने के बाद भी उसको अरेस्ट किया नहीं। नतीजा ये हुआ कि 13 मार्च 2021 को उसने वो लड़की को 5 मिनट के लिए बुलाया, मुझे तेरे साथ पे बात करना है, और ये हिसाब से बुलाकर वो लड़की को वो 40 गांव के 40 किलोमीटर दूर लेके गया और वहाँ पे उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की और शादी करने को बोला। लड़की ने नहीं बोलने के बाद उसने बर्बरता से वो लड़की को मार डाला। इसलिए ये जो मर्डर है, ये मर्डर की जिस हालत में उसने किया है वो मर्डर करने वाला सागर गुंडव जो है उसको फांसी दी जाए। और ये मर्डर में जिन जिन लोगों ने हलगर्जी किया, जिन जिन लोगों ने इसमें कोऑपरेशन किया आरोपी को, इन सबको सह आरोपी किया जाए और ये जल्दी से जल्दी उसको जमानत नहीं मिलना चाहिए और उसको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट कैसी करना है ये पुलिस वालों ने करना चाहिए। और जिन लोगों ने इस काम में देरी की है, हलगर्जीपना किया है, उन सबको पनिशमेंट हो, उन सब पे ये सह आरोपी करके उन पे भी चार्जेस लगाई जाए, ये हमारी मांग है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा शुक्रवार को खोलापुरी गेट व सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व जुआ अड्डों से
44,369 रुपए का माल बरामद किया गया। सीपी की स्पेशल स्क्वाड टीम शुक्रवार को खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। उस समय गांधी चौक के परकोट के पास जुआ खेले जाने की जानकारी टीम को मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और 3 लोगों को जुआ खेलते हुए हिरासत में लिया। स्थानीय आजाद नगर एवं आसपास के परिसर में रहने वाले 17 से 18 वर्ष आयु गुट के कुछ युवक नांदगांव पेट के पास स्थित वडकी डैम में सैर सपाटे के लिए गए थे, जिसमें से साहिल शाह इस्माइल शाह नामक 18 वर्षीय युवक तालाब में तैरने के लिए उतरा और उसने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई वो ऊपर नहीं आया। इस समय उसके साथियों ने उसे पानी में काफी तलाश किया और उसका पता नहीं लगने पर उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही नांदगांव पुलिस समेत दमकल विभाग व जिलाधीश कार्यालय का रेस्क्यू दल भी घटनास्थल पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद बीती रात 9 बजे के दौरान साहिल शाह की लाश को पानी से बाहर निकाला गया। मनपा में उजागर हुए 2,49,00,000 रुपए के शौचालय घोटाला मामले में गिरफ्तार तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठौड़ के हस्ताक्षरों की जांच फिलहाल आर्थिक अपराध शाखा की ओर से की जा रही है। कल अपराध शाखा पुलिस ने राठौड़ के हस्ताक्षर की जांच के लिए उनके सैंपल लिए और इन सैंपलों को हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास भेजा गया है। इसी दौरान आर्थिक अपराध शाखा ने राठौड़ का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण कर ली है। कल रविवार 11 अप्रैल को राठौड़ की पीसीआर अवधि खत्म होने जा रही है। ऐसे में प्रेमदास राठौड़ को कल एक बार फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा। हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान आत्महत्या मामले में राज्य महिला आयोग ने निलंबित अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिस पर जवाब देने हेतु रेड्डी ने महिला आयोग से समय मांगा है और महिला आयोग द्वारा उन्हें 30 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले चांदूर बाजार रोड पर पिंपरी फाटे के निकट शनिवार की दोपहर 12 बजे के दौरान एक दुपहिया वाहन को कार द्वारा टक्कर मारे जाने के चलते दुपहिया पर सवार नवजीवन कॉलोनी निवासी राजेंद्र अर्जुन राव कोठे नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक घटनास्थल से भाग निकला। गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वलगांव रोड पर अमन पैलेस के पास एक दुपहिया मोटरसाइकिल व काली पीली टैक्सी के बीच भिड़ंत होने से दुपहिया चालक अक्षय सुभाष उमाले की मौके पर ही मौत हो गई। शहर के खापट बगीचा स्थित काले नर्सिंग होम में प्रसूति हेतु भर्ती एक महिला को प्रसूति पश्चात ठंड लगने लगी और डॉक्टर के कहने पर परिचारिका द्वारा महिला के पैर के पास हीटर लगाया गया, किंतु इस हीटर से नवप्रसूता महिला के पैर झुलस गए, जिसकी वजह से पैर में इन्फेक्शन होने के चलते महिला के पैर की 3 उंगलियां काटनी पड़ी। इस मामले में महिला के पति प्रफुल्ल राम देशमुख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने काले नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर संध्या काले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का विरोध करते हुए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा गत रोज शहर में आंदोलन कर व्यापारियों की दुकानें खुलवाने का प्रयास किया गया था। साथ ही जमावबंदी कानून लागू रहने के बावजूद शहर में जगह जगह रैलियां निकालते हुए प्रतिबंधात्मक कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इसके लिए नांदगांव पेट, खोलापुरी गेट तथा कोतवाली थाना पुलिस द्वारा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित पार्टी के कई महिला व पुरुष पदाधिकारियों के पर अपराध दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।